नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बच्चे नादान, कारिंदे शैतान, और ये खबर आज आई नागौर से, जहां के एक बालगृह जिसका नाम चोखा घर था, वहां करीब आधा दर्जन बच्चों से बालघर के ही एक कर्मचारी द्वारा जमकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने का झकझोर देने वाला मामला सामने आया। रोते बिलखते मासूम बच्चे स्कूल जाने के बजाय सीधे पहुंचे एसपी ऑफिस, जहां पर जाकर उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। नागौर के एसपी नारायण टोगस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए। बाद में थाने में मामला दर्ज हुआ। बच्चों ने बताया कि वो एनजीओ है, एक ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी शारदापुरम कॉलोनी में, जहां उसके अंतर्गत चोखाघर नाम से बालगृह चलता है। और यहाँ की ये घटना है। बताया गया कि एक कार्मिक एमा विजेंद्र भाटी नाम का, उसने इन बच्चों से जमकर शारीरिक मारपीट की है। इस पूरे विषय से जुड़ी वहां के पुलिस अधिकारी की बाइट भी आई, वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों आज हमने तय किया कि इस विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी। हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं वो बाल गृह है और इस बाल गृह का नाम है चौकाघर। इस चौकाघर के 6 बच्चे कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे नारायण टोकस के पास कि हमें वहां पे विजेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो यातनाएं दे रहा है, हमारे साथ पिटाई कर रहा है। इसी को लेके एसपी ने तुरंत कार्रवाई का आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करवा के और विजेंद्र की गिरफ्तारी करवाई। तो जब एसपी साहब से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों की जिस तरीके से मार कुटाई की जो उनके शरीर पे निशान थे वो देखे गए, उसके बाद में हमें भी उन पे दया आने लग गई और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए विजेंद्र को गिरफ्तार किया। विजेंद्र से आगे की पूछताछ जारी है और उनसे और भी कुछ ऐसी चीजें इस बाल गृह में निकल के आती है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मेरे पीछे जो अभी ये भवन दिखाई दे रहा है आपको, चौकाघर बाल गृह, इसी के अंदर विजेंद्र पहले कार्य करता था आज से 2 दिन पहले। और यहाँ पे बच्चों के साथ जिस तरीके की यातनाएं दी जाती थी उसको लेके एसपी ने तुरंत कार्रवाई की है। और विजेंद्र जो यहाँ पे कार्य करता था ये वही चौकाघर है जहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को यातनाएं देने के बाद में भी बड़ी बेखूबी से आराम से रह रहा था। और यहाँ पे बाल गृह में वो बच्चे, अनाथ बच्चे, जिनके किसी का पिता का साया नहीं था सर पे, किसी के माता का साया नहीं था सर पे, और जिनके अगर दादा दादी है वो उनका भरण पोषण करने में असमर्थ थे, बच्चे अपनी उम्मीद और आगे के भरोसे के लिए चौकाघर पे भरोसा करके यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ पे पढ़ाई करके कुछ अच्छा जो है अपना आगे का भविष्य सोचेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे इसको रोक लगाने के लिए विजेंद्र ने अपनी हथकंडे अपनाए, लेकिन वो हथकंडे सफल नहीं हुए। और जो बच्चे हैं 6, वो एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को अवगत करवाया तो एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर अंजाम देते हुए विजेंद्र को गिरफ्तारी करवाई। बच्चों को अब आगे के भविष्य के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके ऊपर मनोज सोनी जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष है नागौर के, उन्होंने भी बच्चों की सहायता करते हुए दूसरी जगह उनके रहने की व्यवस्था करवाई है, उनके पढ़ने की व्यवस्था करवाई है। और आगे भी ऐसी जिले में कहीं जो संस्थाएं या सोसाइटी चल रही है उन पे कानूनी कार्रवाई शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। एनडीटीवी इंडिया के लिए नागौर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। कल कुछ बच्चे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर पहुँचे थे और ये शिकायत की थी तब हम जहाँ अनाथ आश्रम के अंदर रह रहे हैं वहाँ हमारे साथ मारपीट की। इस सूचना को हमने गंभीरता से लिया और जो एडिशनल एसपी वुमेन एंड चाइल्ड सेल के जो इंचार्ज हैं उनको तुरंत यहाँ भेजा, बच्चों से पूछताछ की, काउंसलिंग की और उन्होंने बताया कि हमारे साथ में फला जो उनका इंचार्ज है, चौकाघर इंचार्ज, उसने मारपीट की। बच्चों को तुरंत उनके एफआईआर ली और मेडिकल करवाया और जिसने अपराध किया उसको तुरंत दस्तयाब करके गिरफ्तार कर लिया। तो नागौर के एसपी को सुन रहे थे आप। अब जिस तरह मैंने कहा था कि अब हम आपको बताते हैं कि क्यों हमने इस विषय को चुना आज चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो एनजीओ द्वारा संचालित बाल सुधार गृह हैं वहां पर जो गाइडलाइंस हैं क्या उनका पालन हो रहा है, क्या ठीक तरीके से बच्चों का रखरखाव हो रहा है, क्या जिस लक्ष्य के साथ इन तमाम बाल सुधार गृहों को खोला गया था क्या वो लक्ष्य की तरफ ही ये एनजीओज के अंतर्गत चलने वाले बाल सुधार गृह काम कर रहे हैं या फिर लक्ष्य से भटक चुके हैं। क्योंकि इस तरह के तमाम मामले अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं। बीते दिनों राजधानी जयपुर से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जहां बच्चे भाग गए थे। हमारे साथ संगीता बेनीवाल जी जुड़ रही हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं बाल आयोग की, और स्वागत है मैम आपका भी। साथ ही साथ आनंद वर्धन शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है और दोनों ही बड़े अनुभवी लोग इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं संगीता बेनीवाल जी से ही। मैम, तमाम इस तरह के मामले आपके संज्ञान में आते रहे होंगे और आप लोग की तरफ से भी उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई, लेकिन इस तरह के मामले रुकते क्यों नहीं है मैम? क्या जो एनजीओज द्वारा संचालित बाल सुधार गृह हैं क्या उनमें उस तरह की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है? जिस तरह से लगभग एक लंबे समय तक 12 के अध्यक्ष हुई, उन्होंने मैंने 4.5 साल का कार्यकाल अपना निभाया
बड़े दुखद बात है और बड़े खेद की विषय है जब मैंने आज पता चला मुझे एनडीटीवी के माध्यम से कि इस तरह से नागौर में घटना घटित होती है और बच्चे स्कूल की जगह पुलिस थाने का ऑन करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि 4.5 साल में कुछ घटनाएं हमारे एनजीओ में, हमारे उद्योगों में होती थी, परंतु उस तरह की घटनाएं कभी भी हमारे संज्ञान में नहीं आई कि बच्चे सीधे पुलिस थाने पहुंच गए, बच्चों के साथ इतनी ज्यादा प्रताड़ना हो। मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे वर्तमान में राजस्थान सरकार का फेलियर नहीं होने से कहें कि जो बच्चे जो हैं देखभाल में संरक्षित वाले बच्चे जो इन ग्रहों में रहते हैं, तो उनके जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, और देखिए आप सबसे बड़ी बात, बाल आयोग के अध्यक्ष पद छोड़े थे मेरे को लगभग 4 से 6 महीने हुए, अभी तक बाल आयोग अध्यक्ष तक की नियुक्ति वहां पर नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए एनजीओस जो है ठीक है। उनके हौसले थोड़े बुलंद हो गए और बच्चों की इस तरह से स्थिति बिल्कुल मैम। और आनंद जी, ये भी आनंद से तमाम आपका अनुभव इस तरह की चीज़ों का तो रहा ही है, साथ साथ इनसे निपटने का भी आपका अनुभव रहा ही है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सर, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो प्रशासन की ओर से सबसे पहले किस तरह से कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पर की जाती है, किस तरह की जांच पड़ताल ऐसे मामलों पर बैठती है? राहुल जी, एक बाल सुधार गृह का एग्जाम्पल आपको मिला है। अब ये सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जिनके तहत ये चलते हैं, आप पता लगा लीजिए आधे से ज्यादा घरों में ये स्थिति, अनाथालय में, बाल सुधार गृह में, जहां भी आप चले जाओ, ये तो आपने एक पक्ष दिया है कि मारपीट हुई है। पूर्व में ऐसे कई एग्जाम्पल आ चुके हैं जहां सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बिल्कुल, और उसके ऊपर हम लोगों ने काम भी किया है, कार्रवाई भी की है। इस मामले को बहुत सीरियसली लेंगे निश्चित रूप से, और मैं उनको पर्सनली भी कह दूंगा। लेकिन इस तरह के प्रकरण अगर होते हैं तो एसएचओ, डिप्टी एसपी, जो भी सीनियर अधिकारी है, वहां जाकर के इसकी जांच करे, कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन आनंद सर, इसमें भी दो बातें हो गई। एक तो हो गई कि जब इस तरह के प्रकरण हो जाते हैं, जब घटनाएं घट जाती है, तो उसके बाद फिर जिस तरह मैंने सवाल किया कि प्रशासन और पुलिस जो है वो किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं अपनी कार्रवाई के। लेकिन सर, एक बड़ा विषय यह है कि यहाँ तो जब बच्चों को लाया जा रहा है बाल सुधार गृह के लिए, तो मैंने अपने शुरुआत में कहा चर्चा के कि जिस लक्ष्य के साथ ये सारी संस्थाएं बनाने की बात शुरू हुई थी, क्या ये उसी डायरेक्शन में काम करते हैं या कर रहे हैं, या फिर भटक गए उससे? क्योंकि एक दो नहीं, कई मामले सर बार बार सामने आए और वो भी बहुत ही ज्यादा भीषण भी। अधिकांश सुधार गृह इस पे सही तरीके से काम नहीं कर रहे। उनको अपने ग्रांट से मतलब है। बच्चों के वेलफेयर के बारे में आई थिंक 10% ही ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड हैं। उनके रख रखाव के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, एक आध सुधार गृह मैंने भी विजिट किए, देखे, जहां मैं एसपी था वहां भी मैंने देखे। वो स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसकी सोसाइटी उम्मीद करती है। तो क्या संगीता मैम, क्या फिर जो आपके जो तमाम फेडरेशंस हैं, चाहे राजस्थान का बाल आयोग ही क्यों ना हो, तमाम जो अन्य मंत्रालय भी हैं जो इससे संबंधित हैं, क्या वो लोग उस तरीके से फॉलोअप नहीं करते हैं? जैसे हर 3 महीने में एटलीस्ट एक सरकारी विजिट हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि कुछ एक समय सीमा जिसके अंदर बार बार सरकार द्वारा कुछ ना कुछ विजिट कराती जाती रही हो, क्या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि उस तरह की कमिटीज बनी भी होती है। बाल आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष के आदेशानुसार विभिन्न ग्रहों में जाकर जांच करते हैं। साथ ही में एक लंबा चौड़ा अधिकारियों का हमारे जिले स्तर पर भी निदेशक होते हैं, एडी होते हैं, और राज्य स्तर पर भी होते हैं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन ग्रहों में गाइडलाइंस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे ग्रह, इन सब की जांच करना। पर बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि मुझे लगता है कि यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट तक जो होते हैं इन ग्रहों में विराजमान रहते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत वो फैसले करते हैं कई सारे, तो वो लोग भी यहाँ पर मौका निरीक्षण करते हैं। उसके बावजूद भी ये इतनी बड़ी घटना, पता नहीं कितने समय से बच्चे प्रताड़ना झेल रहे होंगे कि वो उनके सिर तक आकर आई है, तो उनको अब पुलिस थाने तक पहुंचना पड़ा।
तो नहीं क्यों नहीं तो लेकिन वहाँ संगीता पर- मैम फिर बात तो वही है कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो तो जो और जो फेडरेशन है, जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग है, उनकी तो मैम इसमें बड़ी कमी है ही ना, क्योंकि एक दो बार मामले अगर आते तो समझ में आता, लेकिन बिल्कुल हमेशा आते रहते बिल्कुल हैं और उस तरीके से सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिरनी चाहिए ठीक है। और कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, जी ताकि पूरे राजस्थान में उदाहरण पेश हो सके बिल्कुल। और सभी लोग गंभीर हो सके, सारे ग्रह में जो वहाँ के संचालक हैं वो इसके लिए गंभीरता दिखा सके। ठीक है, विजय गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आप एक सोशल वर्कर हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। आपके साथ आनंद वर्धन शुक्ला जी हैं इस पैनल पर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और साथ साथ संगीता बेनीवाल जी, पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान बाल आयोग की। विजय सर, ये जो हम लोग बात यही है कि एनजीओज जो चल रहे हैं, इनमें जो गाइडलाइंस हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था कि 50 बच्चों की क्षमता वाले जो बाल सुधार गृह हैं, उसके लिए कुछ निर्धारित किया गया विभाग द्वारा, तो उसमें एटलीस्ट 15-20 लोगों की एक सूची है। राजस्थान सरकार के बाल आधिकारिकता विभाग ने ये 2017 का मेरे पास नोटिफिकेशन है, तो उसमें एटलीस्ट जो है 16 लोगों की सूची है इसमें, जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। काउंसलर होना जरूरी है, सुपरिटेंडेंट होना जरूरी है, अर्ध चिकित्सा कर्मचारी होना जरूरी है, एक सहायक अलग से होता है, एक शिक्षक, एक ट्यूटर होता है। तो बहुत सारी ऐसे गाइडलाइंस हैं, क्या इनका पालन होता है इन बाल सुधार गृहों में? क्या इस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, पहली बात, एक बहुत गंभीर मुद्दे को आपने छेड़ा और उठाया, इसके लिए आप लोगों का, एनडीटीवी का धन्यवाद। जी रही बच्चों की बात, देखिए बच्चे हमारे वोटर नहीं हैं, और ये वोटर नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर जो 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 भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। जितने भी आपको गारंटीज बनानी हो, एक्ट बनाने हो, सब बना लीजिएगा। जेजेक 2000 तो आया पहले, और जेजेक 2015 आया, जुवेनाइल डिसीज केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, और उसने बच्चों की जिस कैटेगरी के लिए ये होम बनाए गए थे, कि होम की कल्पना की गई थी, और वो होम किस तरीके का होगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, वो उन्होंने पूरी डिटेल में उस एक्ट में है, उसके रूल्स में है। ठीक है। दुर्भाग्य ये है कि ये जो होम बनने थे, ये बच्चों के लिए केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए थे। जब हम केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करें, जेजे एक्ट को पढ़ेंगे तो जेजे एक्ट बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखता है कि जो भी बच्चा इस होम में आ रहा है, उस बच्चे का एक इंडिविजुअल केयर प्लान वाली बात है। आप फैसिलिटीज को छोड़ दीजिए, फैसिलिटीज तो कहीं है ही नहीं, इवन सरकार के होम में भी नहीं है। मैं आज एक होम का विजिट करके आया हूँ, दुर्भाग्य से उस होम में उस लड़के के साथ उस होम में रहने वाले 2 लड़कों ने मारपीट की, उसके बाल काट दिए, और केयर टेकर आया ही नहीं। केयर टेकर को जब इन्फॉर्म किया गया तो केयर टेकर ने कुछ नहीं करा। ये होम हमारे लिए, ये बच्चों के लिए केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए थे, ये होम उन बच्चों को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर तो फिर बात वही आ गई कि अब आनंद सर, बात वही आ गई कि जो 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 डिसाइड हुआ था कि मतलब कहाँ तो तय था चिरागा एक पूरे शहर के लिए, कहाँ मैसर नहीं, वो जो शेर है दुष्यंत का, वो मुझे ध्यान ठीक से नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बात की जो ये चीज़ें इतनी बार बार हो रही हैं कि एक कोई शब्द, एक कोई पंक्ति, एक कोई लाइन इसको डिफाइन नहीं कर पा रही है इन इस तरह के अपराधों को, क्योंकि तमाम जो विभाग हैं बार बार ये कहते हैं कि हम लोग तो इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स भी आते हैं, बड़े अधिकारी अपनी ड्यूटी से अलग जा करके कई बार एनजीओज में जाते हैं और इस तरह की चीज़ों में योगदान देते हैं। अभी तो खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था, RAS की एसोसिएशन की शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने खुद कहा कि अधिकारी जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, लूप होल कहां देखते हैं आप? जिस प्रकार इसका विजिट होना चाहिए, जिस तरह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो राहुल जी नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है विजिट करने का। आप इनसे पूछिए, अधिकारियों से भी पूछिए, कितने बच्चों से बात की, कितने बच्चों का वीडियो रिकॉर्ड किया आपने। ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, इस तरह की व्यवस्था चलती रहेगी। मुझे लग रहा है इस चोखा जो केंद्र है बाल सुधार गृह, इसमें जरूर अब कुछ ना कुछ एक्शन होगा। लेकिन क्या बाकी जगहों पे हम इस तरह का घटना घटने की इंतजार करें? नहीं। जो भी बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी जिम्मेदारी है। जो सामाजिक कल्याण के, सोशल वेलफेयर के जो अधिकारी हैं, उनके भी जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर, एसडीएम और एडीएम की भी जिम्मेदारी है कि गाहे बगाहे जाके विजिट करें, देखें
उनके खाने की क्वालिटी एक भी सवाल देखिए, मेरे हर मन चीज में आ रहा है, वो संगीता जी से मैं उसका जवाब लेते हैं हम लोग। संगीता जी बेहतर जी जी बता पाएंगी उसमें। संगीता मैम, ये तो बात हुई कि जब ये तमाम चीज़ें होती है फिर उसमें उसके उसके फॉलोअप्स, उसकी गाइडलाइंस का पालन करवाना और ये तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि इसकी गाइडलाइंस क्या है कि कौन लोग बाल सुधार गृह खोल सकते हैं? उस एनजीओ का कितनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाल सुधार गृह जैसे बेहद ही सेंसिटिव काम को अपने हाथ में हम उसको दे रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कैसे चेक होती है, उसका आधार क्या है? करेक्ट। बिल्कुल, देखिए 50 बच्चों तक की सीमा होती है और वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे विभाग में करवाता है, बाल अधिकारिता विभाग में। परंतु उससे पहले जांच कमेटी सब जांच करती है और उसके बाद उसको इसकी जिम्मेदारी मिलती है। तो जैसे परंतु अगर तो नीचे जैसे मैम ऐसे समझे कि जांच कमेटी ने जांच करी तो अपना एक प्रतिनिधित्व भेजा, अपना एक आदमी भेजा जी कि आप उसके ऑफिस में जाइए, जरा देख करके आइए, तो वो वहां जी पहुंचता है। अब वो पहुंचा, उसने हाँ कहा कि दिखाओ फाइल दिखाओ, आप उसने फाइल दिखाई, जी हमारे सारे कागज पूरे हैं, तो उसने देखा, उसने कहा नहीं ये कागज पूरा नहीं है या ये नहीं है, फिर वहां पे बात जी वही आ जाएगी कि देख लो कुछ ले दे के हो जाए, तो मूल में तो फिर जी वही चीज आ जाती है। राहुल, जी राहुल, मैं एक तो बोलूं। जी जी मैं, देखिए राहुल, बड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति है यार। पहले तो ये बाल सुधार गृह नहीं है भाई साहब, पहले तो राहुल इसको सही करिए आप। ये हाँ बाल सुधार गृह नहीं है, हाँ। इसका नाम किशोर गृह, इसका नाम? और ये देख किशोर गृह है। जी जी। और ये उन बच्चों के लिए है जो जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। जेडे 15 में इसके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं कि कौन से बच्चे देखभाल और संरक्षण में आएंगे। इस होम में जो बच्चे रह रहे हैं वो सारे बच्चे वो हैं जो अबेंडन है या जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, और वो जिसको सुरक्षा की जरूरत है, जिसको देखभाल की जरूरत है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको देखभाल करने के लिए असक्षम है। जी ये जो पूरी स्थितियां हैं, देखिए आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, इसकी भावना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट और ये होम कितनी शुद्ध भावना से खोले गए थे कि जो बच्चा इस होम में आ रहा है वो 18 साल होने के बाद जब होम से बाहर निकलेगा तो एक नागरिक बन करके निकले, और वो ये महसूस नहीं करे कि उसके माता पिता नहीं थे या वो उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता नहीं थे। उन सारी चीजों को इस होम के माध्यम से प्रोवाइड कराना था होम के संचालकों को। रहा क्या क्या होना चाहिए आपने पहले बता दिया कि आपने जो 2017 की एसओपी की जो बात करी है, जो गाइडलाइन की बात करी, आप उसको एक्ट के साथ भी जोड़ करके देख लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये होम उस मंशा से चलाए गए थे या ये होम क्या जो आपने भी कहा कि क्या ये सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं नहीं विजय है। सर, फिर इसमें मैं संस्था एक को चीज चला- देख रहा हूँ, ये जो आपने बात कही बिल्कुल सटीक बात कही है आपने, और इसके तमाम जो फिर चीजें जो मेंशन्ड है पहले से, उसमें कई चीजों का जिक्र है कि इन होम्स में क्या कुछ ऐसा होता रहना चाहिए जिसकी वजह से वो जो टारगेट है कि 18 साल बाद जब वो बाहर निकले तो वो एक अच्छा नागरिक बन के निकले, तो उसके लिए तो सर पूरा सब कुछ दे रखा है सरकार ने, लिखित में सब कुछ बना रखा है, कागज में सब कुछ है, थ्योरी में सब कुछ है, थ्योरेटिकली सब कुछ उपलब्ध है कि क्या कुछ होना चाहिए, और मानसिक राहुल- शिक्षा, सहायक राहुल, कला और इसमें एक शिल्प और को बात- लेकर के भी जिक्र है। जी इसकी मॉनिटरिंग को लेकर के भी एक पूरी गाइडलाइन बनी हुई है। हाँ, पूरी बनी हुई आपको है। सीडब्ल्यूसी को इसको मॉनिटरिंग करना है, डालसा को इसकी मॉनिटरिंग करनी है, पुलिस के जो अधिकारी है उनको अधिकार है, कोर्ट को इसको मॉनिटरिंग करने का राइट है कि महीने में एक बार इसकी तो मॉनिटरिंग। इसमें फिर विजय सर इसमें लास्ट डेटा ये कब निकाला गया था? ये जो तमाम संस्थाओं के आपने नाम लिए, इनके द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई होगी, कोई सरकार को भेजी गई होगी, वो क्या सामने आई वो? अब देखिए विधानसभा के मैं आपको एक और क्लू देता हूँ। विधानसभा में एक सवाल पेंडिंग पड़ा है जिसका जवाब विधान बाल अधिकारिता विभाग को देना है, और वो यही सवाल है कि ये जो एजेंसियां बना रखी है जिनको मॉनिटरिंग करनी है, उन मॉनिटरिंग एजेंसियों ने कब कब होम्स का विजिट किया, और होम्स का विजिट किया तो क्या क्या इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया और क्या क्या इन्होंने पाया। ठीक है दूसरा, ठीक है। क्या ये होम उस एक्ट के अकॉर्डिंग थे क्या? नहीं थे, क्योंकि यदि एक्ट के अकॉर्डिंग होम को खोलना है तो जितनी सारी वो एक बड़ा चीजें लूप उसमें होल है, वो बताई गई बिल्कुल हैं। वो एक बिल्कुल बड़ा सबसे बड़ा मैटर वही है कि किस तरीके से जो है क्रेडिबिलिटी पूरी ना होने के बावजूद भी जो है इस तरह के होम्स बन जाते हैं। इस पर मैं संगीता बेनीवाल जी और बाद में आनंद वर्धन शुक्ला जी के पास जाकर इस पर जरूर एक टेक्निकल बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है हमारे साथ हरीश आचार्य जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं नागौर से,
और हरीश इस वक्त उस थाने के बाहर खड़े जहां पर मामला दर्ज हुआ है, नागौर जो होम स्टे था यहाँ पर, जो बच्चों के लिए जो ये पूरा प्रकरण सामने आया वहाँ। हरीश, ये पूरा मामला जो है इसमें अब तक क्या अपडेट है? पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है? बच्चों द्वारा लगाए गए आरोप क्या सत्य पाए गए अभी प्राथमिकी में? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे आरोप है बिल्कुल सही पाए गए, क्योंकि बच्चों के शरीर पे जो चोट के निशान देखे गए हैं वो वास्तव में देखने के बाद में अपने आप को शर्म सी महसूस होती है सभी को कि आखिर बच्चों के साथ ऐसी दरिद्रता क्यों की जा रही है और क्यों की गई है। क्योंकि जिस तरीके से विजेंद्र ने उनको पीटा है, उनके शरीर पे लाल चोट के निशान है, वो बच्चे काफी डरे हुए थे, काफी सहमे हुए थे। उसके बाद में वो स्कूल का समय जब हुआ था तो उसको छोड़ के सीधा एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां कंट्रोल रूम पे पहुंच के हमें एसपी साहब से मिलना है। तो एसपी साहब से मिलने के बाद एकदम जब इतने सारे बच्चे एक साथ कंट्रोल रूम पे पहुंचे तो पुलिस को भी एकदम रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई जो बच्चे थाने पहुंच गए या कंट्रोल रूम पहुंच गए? तो तुरंत प्रभाव से एसपी साहब को इसकी सूचना देके, तो एसपी साहब को जैसे ही सूचना दी गई तो एसपी साहब तुरंत मौके पे और अपनी अन्य जो टीमें थी वहां गठित उनको भी तुरंत बुला के बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब एसपी ने इस चीज को बड़े गौर से देखा, बच्चों के साथ ऐसी दरिद्रता की गई है, तुरंत जो कोतवाल है, कोतवाली के मनीष देव, उनको तुरंत आदेश देके एफआईआर दर्ज करवा के और उनको बच्चों के साथ बेच के और उनको जो वहां पे विजेंद्र था कार्मिक, उसको गिरफ्तार करके और उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है नियमानुसार वो की जा रही है और आगे की जांच भी की जा रही है। नहीं जी तो हरीश, ये जो एनजीओ है ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी नाम से, इसके खिलाफ क्या पहले भी इस तरह के कुछ मामले सामने आए? जी ये यहाँ का पहला मामला सामने आया, लेकिन बच्चे शायद पहले बोल नहीं रहे थे और शायद हो सकता है इससे पहले जो कार्मिक थे उन्होंने ऐसी कोई हरकत की नहीं होगी जिससे बच्चे वहां सही थे। लेकिन ये जो अभी विजेंद्र कुछ समय पहले ही वहां लगा था, करीब जो समय इसका निकल के नहीं आ रहा सामने, वो वहां पे जिस तरीके से निकल के सामने आया कि एकदम बच्चों के साथ मार कुटाई करना, शायद कुछ ही समय पहले ये लगा था। क्योंकि तो क्या उसे विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है? विजेंद्र को उसी समय एसपी साहब के आदेश से जो कोतवाल मनीष देव है नागौर के, उन्होंने तुरंत गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई और पूछताछ चल रही है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ठीक है हरीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरीश आचार्य हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे नागौर से इस पूरी खबर पर। संगीता जी, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो तमाम जो तरीके से जो कहें कि गाइडलाइंस जो सेट करी गई हैं, जो क्रेडिबिलिटी का क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, वो पूरा किस ढंग से हो पाए, इसके लिए क्या सजेशन है आपका? कैसे उसमें तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र की तरफ से चाहे राज्य की तरफ से, वो सब चीज़ें बाकायदा चेकलिस्ट बन के पूरी हो जाएं, जांच हो जाए और उसके बाद वो फॉलोअप भी चलता रहे, ऐसा हो सके, इसके लिए क्या सजेशन है आपका, आपके अनुभवों से? बिल्कुल, इसके लिए औचक निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। जिला कलेक्टर के द्वारा, बाल आयोग के द्वारा, बाल कल्याण समिति के द्वारा, किशोर हमारे बोर्ड के द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण कर और बाकायदा लिखित रिपोर्ट वहां रजिस्टर में दर्ज की जाए, ताकि अगर कोई मामला एक बार, दो बार, तीन बार लगातार आ रहा है तो कोई बड़ी घटना हो उससे पहले ही हम उनको ब्लैकलिस्ट में कर दें। तो समय समय पर औचक निरीक्षण होना चाहिए थानों का, और राज्य और केंद्र दोनों की तरफ से अगर निरीक्षण हो जाए तो और ज्यादा अच्छा हो जाए, और इस तरह की में कहीं पर भी अनियमितता पाई जाए तो तुरंत प्रभाव से उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दोबारा उनको भविष्य में इस तरह की संस्था ना खोले, उसके लिए अच्छा, ऐसे केसेस में मैम अगर अब जिसमें क्या, अगर ये जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि मामला तो सत्य पाया गया है तो ठीक है, हो सकता है कि एक जो कार्मिक है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और एनजीओ कहेगा कि हमारा इस पूरे मामले में कोई इस तरह का लेना देना नहीं है, एक व्यक्ति है उस पर आरोप है, उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए कल को फिर कोई इस तरह का संगठित अपराध एनजीओ के किसी माध्यम से सामने आता है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई बनती है? बिल्कुल, उनका सबसे पहले तो उनका जो एनजीओ चल रहा है उसको रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया जाएगा, बच्चों को कहीं अन्य सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो धारा है उसके अंतर्गत उस एनजीओ का जो ओनर है और जो संबंधित व्यक्ति है जो इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ठीक है आनंद सर, कोई हेल्पलाइन नंबर भी सरकार द्वारा, संस्थाएं द्वारा या कोई ऐसे स्पॉट्स शहर के बीच, कोई जिस तरह पहले जब महिला थाने नहीं हुआ करते थे तो थानों के अंदर ही एक महिला डेस्क होती थी, तो इस तरह क्या कोई चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क भी थानों के अंदर रहती है? जी हाँ, बिल्कुल चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिनका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी, प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो बाल आयोग की और उसके अधिकारियों की है। ये कहना कि जिसने मारपीट की उसके खिलाफ एक्शन सरासर गलत है।
उस पूरी संस्था के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसका जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है, जो उसका जिसने लाइसेंस लिया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन होता तो नहीं है सर। कारिंदे को गिरफ्तार करके क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो चला रहे हैं इस संस्था को। तो ये गलत है और पुलिस एक्शन लेगी, निश्चित रूप से लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आखिर कहां कहां, कब कब, सभी जगह रेगुलर जांच होनी चाहिए। जैसे हम जेलों की संगीता जी ने एक अच्छी बात कही सर, बड़ा बड़ा वो एक संगीता जी ने कहा कि औचक निरीक्षण जो है वो बड़ा इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही है संगीता जी कि इसका इमीडिएट ऑल ऑफ ए सडन सरप्राइज चेक होना चाहिए कि क्या हो रहा है, बता के नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए विजय सर, और एसडीएम को भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। विजय सर, ये आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि इस चर्चा को हम लोग के साथ ऑलरेडी पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बालों के, वो साथ हैं, तो ये लोग भी तो सक्रिय रहते ही हैं और बाकी लोग भी जो तमाम देख रहे हैं उनके लिए भी आपका क्या सजेशन है? आप बड़ी गहनता से इस विषय पर जुड़े हुए। एक तो मेरी बात, एक तो ये कि ये जो जितने भी होम्स है ना, ये होम जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि औचक निरीक्षण नहीं है ना, इसमें आप पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन तो जोड़िए कि भाई बच्चा एक होम में रह करके, आपने कभी होम का विजिट किया है? बच्चा जेल की तरह से है वो होम। वो बच्चे होम से बाहर नहीं आ सकते, बच्चे होम से बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। ये बच्चे तो, बच्चों को कहीं पब्लिक डोमेन में तो लेके आइए कि बच्चे मिले, समझे कि ये कौन आदमी है, ये क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए निकल के आई है आनंद जी, संगीता जी, कि एक तो औचक निरीक्षण की बात तो थी, लेकिन विजय जी ने भी बड़ी गहरी बात कही। देखिए कि जब वो बच्चे, मतलब ऑफ कोर्स अगर वो सोशल इंटरेक्शन उनका होगा बाहर की दुनिया से, वो तो उस सीमा तक ही रह गए ना जहां वो दीवार और गेट है जिसके ऊपर लिखा होगा कि बाल संरक्षण गृह हो गया या जी किशोर गृह हो गया, बस उसके अंदर है। वो एक हॉस्टल है। अब वो हॉस्टल, यहाँ अपने हॉस्टल में तो फिर भी हर 3 महीने 4 महीने में बच्चे घर चले जाते हैं, 6 महीने में चले जाते हैं, वहां वो कि 18 साल तक उसमें एक लंबा समय घर के अंदर रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई। 2 सजेशन बड़े जो अगर आयोग माने इस पर काम करे तो अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारी बातचीत आप लोगों से करनी थी इस विषय पर सर, बेहद ही गंभीर विषय पर। अभी समय इतना ही है। शुक्रिया संगीता जी आपका, आनंद जी बहुत शुक्रिया, विजय गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और इस बेहद ही सेंसिटिव विषय पर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है इस पर बात की। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।